नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। आज है 4 नवंबर दिन शुक्रवार। तो आज से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे उन्हें हम डिस्कस करेंगे एक-एक करके। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला प्रश्न आप सबके सामने है कि 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत जो पुरस्कार वितरित किए गए हैं वो गुजरात के राजकोट में प्रधानमंत्री के द्वारा इनका वितरण किया गया है। तो क्या-क्या कुछ फैक्ट है इसके बारे में एक-एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि इन पुरस्कारों के बारे में। तो ये पुरस्कार प्रधानमंत्री आवास योजना जो 2021 में दिए जा रहे हैं, इससे पहले पहली बार 2019 में दिए गए थे। 2019 में इन पुरस्कारों का पहली बार वितरण किया गया था। तब से ये दूसरा सेकंड टाइम है जो इन पुरस्कारों का वितरण किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं पुरस्कारों के बारे में, तो इन पुरस्कार में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। 2019 में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा था प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अर्थात शहरी की श्रेणी में। उत्तर प्रदेश अगर पहले स्थान पर है तो दूसरे स्थान पर इसमें रहा मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर रहा इसमें तमिलनाडु। तो तमिलनाडु इसमें नंबर तीसरे पर रहा हुआ है, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आगे बात करें पूर्वोत्तर राज्यों में त्रिपुरा शीर्ष पर रहा है। 2019 में जब पहली बार सूचकांक जारी किया गया था या पहली बार इस पुरस्कार को जारी किया गया था, तब भी त्रिपुरा ने अपना एक स्थान बनाया था पूर्वोत्तर की श्रेणियों में। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर रहा है, जबकि दूसरे स्थान पर दादरा नगर हवेली और दमन और दीव आपको रखे गए हैं। यानी कि अब तो वो एक ही यूटी बन गया है शामिलात करके, तो वो दूसरे स्थान पर रहा है। पुरस्कारों की शुरुआत मैंने पहले ही आपको बताई 2019 में हुई थी। और जहाँ तक बात करूँ इस योजना के बारे में, तो इस योजना के बारे में आपको कुछ फैक्ट जमा करके रखने पड़ेंगे। जैसे इस योजना का पूर्ववर्ती नाम 1985 में था इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना के नाम पर ही इसका बदलाव किया गया था 2015 में। सितंबर 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत करी गई थी। जबकि अगर इंदिरा आवास योजना की बात करें तो इस योजना की शुरुआत वर्ष 1985 में की गई थी। गरीबों को बेहतर ढंग से आवास मुहैया कराने के लिए योजना काम करती है। इस योजना ने भी, जो वर्तमान में नवीन नाम परिवर्तित योजना है, इसका उद्देश्य भी यही था कि 2022 के अंत तक प्रत्येक भारतीय को अपना स्वयं का घर मुहैया कराना है। हालांकि अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, इसलिए इस योजना का विस्तार भी किया जा चुका है। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में आपको जो डेटा इंपॉर्टेंट है वो आप सबके सामने है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। तो अगला प्रश्न ये है कि एग्जिम बैंक के अनुसार अफ्रीका में अभी हाल ही में एक सूची जारी हुई, और सूची ये जारी हुई कि भारत अब उन देशों में शामिल हो गया है जो अफ्रीका के भीतर हथियार निर्माता का काम करते हैं। तो हथियार निर्माण में भारत भी अब टॉप उन नेशन में आता है जो अफ्रीका के अंदर व्यापार काम करने लगे हैं। तो क्या डेटा क्या हमारे पास आया हुआ है कि 2017 से 21 के बीच में ऐसे देश जो भारत में नंबर 1 खरीदार की सूची में आए हैं, उनमें से हैं मॉरिशस, मोजाम्बिया और सेशेल्स। ये ऐसे देश हैं जिनने 2017 और 21 में भारत से सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे हुए हैं। अगर मैं बात करूं भारत ने 2025 तक अपना कुछ टारगेट रखा हुआ है रक्षा निर्यात के लिए, तो $5 बिलियन रखा हुआ है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक आप ये भी ध्यान रखना कि सिप्री द्वारा, यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा एक सूचकांक जारी किया गया था, जिनमें नंबर 1 पर हथियार खरीद के मामले में सऊदी अरबिया और दूसरे नंबर पर आपका भारत आता है, जो कि हथियार आयात करते हैं वैश्विक अलग अलग देशों से। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो ये पिक्चर आप नीचे देख पा रहे हैं एक वाहन की, जो रक्षा वाहन है, तो भारत की 2 कंपनियां हैं, एक तो है अशोका लेलैंड और दूसरी है टाटा मोटर्स। इन 2 कंपनियों ने भी सैन्य वाहन निर्माण करके भारत की शोभा को और बढ़ाया हुआ है। अब इन कंपनियों के वाहनों को अलग अलग देशों में हम बेच पाते हैं रक्षा उत्पाद के रूप में। तो ये अशोका लेलैंड और टाटा मोटर्स भी भारत के रक्षा निर्यात को पूरा करने के लिए एक कटिबद्ध रूप से काम कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात याद रहेगी। बाकी बात एग्जिम बैंक की बात करूँ तो एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 में की गई थी। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक है, तो 1982 में इस बैंक की स्थापना हुई। मुंबई में इसका मुख्यालय है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ये है कि IAEA अर्थात अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने रूस के कहने के ऊपर यूक्रेन के डर्टी बम के परीक्षण की जांच शुरू कर दी है। रशिया ने कहा कि यूक्रेन ने डर्टी बम का परीक्षण किया हुआ है। इस आधार पर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, जिसका मुख्यालय वियना में है, इसने क्या किया हुआ है, जांच को शुरू कर दिया। और जांच किस आधार पर करी गई है, तो ये भी आप समझ लीजिए। और डर्टी बम का प्रयोग अगर होता है तो कैसे होता है और किन किन पहलुओं में डर्टी बम आपका हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पढ़ने के दृष्टिकोण से। तो देख लीजिएगा क्या क्या बातें हैं। तो एक डर्टी बम के बारे में बहुत ध्यान समझिएगा कि ये एक एक्सप्लोसिव डिवाइस है और इसे आसानी से किसी भी हॉस्पिटल के माध्यम से, या अगर मैं बात करूँ सीधी बात है न्यूक्लियर पावर स्टेशन से, या इवन रिसर्च लेबोरेटरीज से एक तरीके से इसे बनाया जा सकता है, कंपोनेंट के रूप में यूज किया जा सकता है। अब इफेक्ट क्या हो सकता है, ये बम परमाणु बम की तरीके से काम नहीं करता है। परमाणु बम एक बहुत तेज़ी से फटने की घटना होती है और आसपास का जो माहौल होता है या आसपास के देश तक प्रभावित हो जाते हैं, ये अलग चीज़ है। इसका क्या इम्पैक्ट है, इसका इम्पैक्ट देर से शुरू होता है। देर से शुरू होने का मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे ये
रेडियो एक्टिविटीज़ जो उसकी अगर सीधी बात अगर हम ये करें तो ये रेडियो एक्टिव जो आपके रेडियो एक्टिविटी है वो जारी करता है, रिलीज़ करता है, जिससे कि लोगों को स्किन कैंसर, श्वास संबंधित विकार, ये विकार उत्पन्न हो सकते हैं। लंबे समय बाद भी इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो ये डर्टी बम यूक्रेन के द्वारा माना जाता है कि परीक्षण अभी किया गया था या ट्राई किया गया था रशिया के भूभाग के ऊपर, तो यही इसी के कहने पर ही रशिया ने काम किया हुआ है। अच्छा, दूसरी दो एक बातें और भी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे रशिया ने क्या किया हुआ है, रशिया ने एक बम बनाया हुआ था, इसका नाम था फादर बम, बम ऑफ फादर या फादर बम। तो इसकी तर्ज पर अमेरिका ने क्या किया, एक मदर बम बनाया हुआ है। तो दोनों बातें ध्यान रखना, फादर बम रशिया का बम है जबकि मदर बम अमेरिका का बम है। इसके अलावा जिरकान मिसाइल प्रणाली या फिर वाइट स्वान नाम का एक मिसाइल, जो आपका मिसाइल वर्षक विमान है वाइट स्वान नाम का, ये रशिया का ही विमान है, ये बात ध्यान रखना। तो रशिया अपने उत्पाद अलग तरीके से बनाती है। बाकी अगर मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो भारत रशिया से अभी हाल ही में S-400, AK-203, AK-47 का उन्नत संस्करण है AK-203, ठीक, इनके बारे में ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि रशिया और आपकी कहीं ना कहीं यूक्रेन से, और यूक्रेन और रशिया का एक युद्ध बड़े स्तर पर कोल्ड वार की स्थिति में जा चुका है, या भली भांति परिचित हैं इस बात से। आगे बात करते हैं तो प्रसिद्ध महिला कार्यकर्ता हैं ईला भट्ट, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो जो ये पिक्चर देख पा रहे हो यही हैं ईला भट्ट, जिनका अभी हाल ही में अहमदाबाद के भीतर निधन हो गया है। 1972 में एक संगठन उन्होंने बनाया, उसका नाम था सेवा, इसका फुल फॉर्म है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। इसके कारण ये ज़्यादा चर्चा में रहीं और महिला हितों के लिए समाज में इन्होंने बहुत सारा काम किया, इसलिए इन्हें अलग अलग पुरस्कार दिए गए। जैसे 1984 में इन्हें लाइवलीहुड अवार्ड दिया गया, 1985 में पद्मश्री, 1986 में पद्म भूषण और 2011 में गांधी पीस अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया है। तो ये हैं ईला भट्ट, जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं कि अभी आपसे पूछा जाएगा कि बताइए अभी हाल ही में किस प्रसिद्ध महिला कार्यकर्ता का निधन हो गया है, तो ईला भट्ट जी का निधन हो गया। इन्होंने कौन सा संगठन बनाया था, कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं, तो ये सारा तथ्यात्मक डेटा आपसे पूछा जा सकता है आपके पेपर के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी अर्थात UNRWA फंड में 20 करोड़ रुपए दिए हुए हैं। अब बात करें अगर इसकी संस्था की बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी। इस विशेष रूप से एक मैप मैं आपके लिए लेके आया हूँ। उस मैप को देखिएगा कि जब 1947 के अप्रॉक्स में जब फिलिस्तीन लॉस ऑफ लैंड 1947 टू प्रेजेंट इजराइल की स्थापना मानी जाती है कि 1948 में इजराइल की स्थापना हुई थी। इजराइल दुनिया में यहूदियों का एकमात्र देश है। उस समय फिलिस्तीन कुछ इस स्थिति में था और धीरे धीरे आते आते जब पार्टीशन प्लान लागू हो गया फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में, तो इसकी स्थिति कुछ ऐसी थी एग्जैक्टली। लेकिन 1949 से 1967 के बीच में अरब युद्ध या अन्य गतिविधियों के बाद फिलिस्तीन का दायरा बिल्कुल छोटा होता चला गया और वर्तमान में अगर आप देखें तो फिलिस्तीन इजराइल के भाग में कुछ टिप्पा टिप्पी ही बचा हुआ है, बाकी सब इजराइल का ही भूभाग है वर्तमान में। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि बेंजामिन नेतन्याहू जिन्होंने कल चुनाव जीत लिया है, उन्हें फिलिस्तीन में कुछ आतंकवादी संगठन है फिलिस्तीन के, जैसे हमास हो गया, इनसे हमेशा विरोधी माना जाता है। हमास फिलिस्तीन के अधिकारों के लिए ऐसा माना जाता है लड़ता, लेकिन वो एक आतंकवादी संगठन है, तो उसे मैं इस तरीके से नहीं कह सकता कि वो फिलिस्तीन के हितों के लिए लड़ता है। बहरहाल तो ये कुछ छोटा सा मैप है जिसे आप समझें कि किस तरीके से एक किरदार से फिलिस्तीन गायब होता वर्तमान में गायब हो गया। और फिलिस्तीन में वर्तमान में ये जो भूमि आपको दिखाई दे रही होगी, आपको जो एक थोड़ा सा मैप दिखाई दे, ये वेस्ट बैंक है। इस वेस्ट बैंक में दुनिया के सबसे ज़्यादा सघन शरणार्थी रहने का निवास माना जाता है। दुनिया भर के जो शरणार्थी हैं उन्हें इजराइल अपने देश के भीतर इकट्ठा नहीं करता है, उन्हें इसी वेस्ट बैंक के भीतर जमा करता है, जिससे ये है कि कम से कम शरणार्थी उसके देश में बहुत ज़्यादा ना बढ़ें और उन्हें वेस्ट बैंक में ही रुकने का ठिकाना देता है। तो फिलिस्तीन के जो शरणार्थी हैं अगर मैं बात करूं तो उनके रिलीफ के लिए भारत सरकार ने 20 करोड़ रुपए जारी किए हुए हैं और उन्हें दिया कहाँ है, यूनाइटेड नेशन RWA फंड के भीतर। तो बहरहाल आई होप कि समझ में आया हो आपको। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर, अभी हाल ही में एयरपोर्ट का नाम बदला गया है। एयरपोर्ट का नाम है होलोगी एयरपोर्ट, इसका नाम कर दिया गया डोनोपोलो एयरपोर्ट। अब डोनोपोलो एयरपोर्ट करने का मतलब क्या है, जिनमें डोनो का अर्थ है सूर्य और पोलो का अर्थ है चंद्रमा। तो ये अरुणाचल प्रदेश में एक विशेष सांस्कृतिक सूचक का चिन्ह है डोनोपोलो, और इन्हीं के नाम पर ही सूर्य और चंद्रमा के नाम पर ही इनका अलग अलग नामकरण किया गया है। तो यह एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट था। अब ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या होता है, इस पिक्चर में देखें तो आप ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे। ग्रीनफील्ड का मतलब ये हुआ कि ये एयरपोर्ट पूरी तरीके से जीरो से लेकर के बनाया गया था। जीरो लेवल से मतलब ये हुआ सरकार ने इसके लिए ज़मीन का अधिग्रहण किया होगा, उसके बाद नए तरीके से पूरा निर्माण किया। तो ऐसे निर्माण ग्रीनफील्ड निर्माण में काउंट होते हैं। और ऐसे निर्माण जो ऑलरेडी वहाँ पर था मामला और उन्हें दोबारा बड़ा बनाया गया या उनका जीर्णोद्धार किया गया, ऐसे निवेश
ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहे जाते हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में और भी हवाई अड्डे हैं। एक तो तेजू एयरपोर्ट था और दूसरा पासीघाट एयरपोर्ट था। अरुणाचल प्रदेश से भी दो एक किस्से आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जो कि करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं। जैसे किबिथु सैन्य चौकी का नाम बदल करके जो किबिथु सैन्य चौकी थी उस सैन्य चौकी का नाम बदल दिया गया और सैन्य चौकी का नाम अब हो गया है किबिथु का, मैं आपको बता दे रहा हूँ, किबिथु का सैन्य चौकी का नाम हो गया है स्वर्गीय श्री विपिन रावत जी के ऊपर इसका नाम रखा गया। किबिथु जो सैन्य चौकी थी इसका नाम अब स्वर्गीय श्री जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया। एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये है। दूसरा एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ये है कि अभी हाल ही में कल की डेट में पूर्वोत्तर का पहला मछली पार्क या भारत का पहला मछली पार्क अरुणाचल प्रदेश में ही सुबनसिरी जिले में खोला जाएगा। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ फैक्ट अतिरिक्त फैक्ट के रूप में समझ लीजिएगा कि अभी हाल ही में 1 नवंबर को कर्नाटक ने अपना 67वां राज्योत्सव अर्थात स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार उर्फ अप्पू नाम से इन्हें प्यार से बुलाते थे, अप्पू को कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया गया है। ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि पुनीत राजकुमार के पिताजी, उनका नाम ही राजकुमार था, वो पहले इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे, कर्नाटक रत्न पुरस्कार। तो ये भी ध्यान रखना। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि टाटा स्टील जमशेदपुर को रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेट दिया गया है। भारत के भीतर अगर मैं बात करूं तो ये पहला स्टील प्लांट होगा, फर्स्ट स्टील प्लांट होगा जिसे इस प्रकार का वैश्विक सर्टिफिकेट दिया गया है। ये एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है और ये भारत के बड़े गौरव की बात है क्योंकि भारत दुनिया में दूसरा स्टील निर्माता देश है। पहले स्थान पर आता है आपका कौन? चीन आता है। तो ये था आज आपका वीडियो लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।